नमस्कार, मैं रविश कुमार। अंधेरों की हजारों परतें इंसाफ की हवा की दिशा नहीं रोक सकती हैं। सत्ता के दम पर 22 साल की एक लड़की को डराने का अहंकार आज एक जज के फैसले की कॉपी में चूर चूर होकर बिखरा पड़ा है। सत्ता इससे सबक नहीं लेगी, लेकिन पुलिस के अफसरों को लगाकर गोदी मीडिया की फौज खड़ी कर इस मुल्क जिसका नाम भारत है, उसमें एक 22 साल की लड़की को जिस तरह घेरा गया और उसका मुकाबला इस 22 साल की लड़की ने किया है, वही दिशा है। सिर्फ उसका नाम दिशा नहीं है, बल्कि वाकई वो दिशा है। जब उसने 20 फरवरी को भरी अदालत में कह दिया कि किसानों की बात करना गुनाह है, तो वो जेल में रहना चाहेगी। जेल के इसी डर से गांधी ने भारत को आजाद कराया था। दिशा गांधी नहीं है, ना हो सकती है, मगर जेल के डर से अपनी पीढ़ी के नौजवानों को आजाद करा गई। गोदी मीडिया के सहारे विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाला भारत आज की रात फैसले की कॉपी एकांत में पढ़ेगा, जिसे जज धर्मेंद्र राणा ने कलमबंद किया है कि गुरु बना जाता है इंसाफ से, न्याय से और सत्य के साथ खड़े होकर, ना कि झूठ का बाजार बिछाकर। सरकार के मंत्री नहीं पढ़ेंगे, गोदी मीडिया के एंकर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप जनता, आप नागरिक जज धर्मेंद्र राणा की लिखी बातों को पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब यही सरकार और सत्ता आपकी बेटी को दिशा की तरह झूठे मुकदमे में फंसाएगी, तब यह फैसला याद आएगा और काम भी आएगा। जज ने लिखा है कि विचारों में मतभेद, असहमति, विचारों में भिन्नता और यहां तक कि घोर आपत्ति राज्य की नीतियों में वस्तुनिष्ठता लाने के पहचाने हुए और वैधिक औजार हैं। एक उदासीन और बेहद विनम्र जनता के मुकाबले जागरूक और मुखर जनता एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता कभी भी अलग अलग विचारों की विरोधी नहीं रही। इस सिलसिले में फैसले में ऋग्वेद के एक श्लोक को भी उद्धृत किया गया, जिसका अर्थ है, हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबे, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो। सिर्फ मौखिक दावे के अलावा जज लिखते हैं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई सबूत नहीं लाया गया जो इस दावे की तस्दीक करते हो कि आरोपी या उनके कथित सहयोगी साजिशकर्ताओं की शैतानी से साजिश के बाद किसी भी भारतीय दूतावास में किसी तरह की कोई हिंसा हुई हो। किसानों को आतंकवादी कहना, किसानों के लिए आवाज उठाना, आतंकवादी के साथ हो जाना, यह कभी नहीं हुआ, लेकिन हुआ। किसानों को मिला यह अपमान तमाम चुनावों में हार जीत के बाद भी उनके सीने से चिपका रहेगा। वो भले धर्म के आधार पर बंट जाएं, जाति के आधार पर बिखर जाएं, लेकिन उन्हें याद रहेगा कि गोदी मीडिया और सत्ता ने उन्हें आतंकवादी कहा था। जज राणा ने लिखा है कि सरकार की शान में गुस्ताखी पर किसी पर देशद्रोह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। दिशा रवि को जमानत मिल गई है, बल्कि जेल में डालकर डराने के खेल को आज नई दिशा मिली है। मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट देखिए। इससे पहले मंगलवार को एक दिन की रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस दिशा की 4 दिन की रिमांड मांग रही थी कि सेशंस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उस वक्त दिशा अपनी बहन के गले लगकर भावुक हो गई। मुझको तो रिलीफ हो गया। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे राहत मिली है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मेरा भरोसा है। भारत में सच का मोल है। जिन लोगों ने उसका समर्थन किया, उनको मैं कैसे धन्यवाद करूं। वो आएगी तो उसे गले लगाऊंगी और खाना खिलाऊंगी। जब भी दिशा ने हमसे बात की, उसने हमें ताकत दी। मेरी बेटी मजबूत और बहादुर है, मैं भी मजबूत और बहादुर हूँ। मेरा हर माता पिता को यही संदेश है कि वो ऐसे मुश्किल समय में अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। न्यायಕ್ಕೆ सपोर्ट ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस के सभी आरोपों और दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सबूत आधे अधूरे हैं। अदालत ने पुलिस के सारे दावे तार तार कर दिए। कहा, टूल किट बनाना अपराध नहीं है। टूल किट की जो सामग्री सामने आई उसमें देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं। किसी खालिस्तानी संस्था से
दिशा की सांठगांठ के कोई सबूत नहीं है। 26 जनवरी की हिंसा भड़काने का भी कोई सबूत नहीं है। जितने लोग 26 जनवरी की हिंसा के लिए गिरफ्तार हुए, उनमें से किसी ने दिशा से संपर्क की बात नहीं मानी। शांतनु के 26 जनवरी को दिल्ली आने में भी कोई बुराई नहीं। सरकार के विरुद्ध बोलना या उससे असहमति रखना अपराध नहीं है। ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे दिशा की अलगाववादी सोच साबित हो। अदालत ने यह भी कहा कि ये समझ से बाहर है कि प्रार्थी ने अलगाववादी तत्वों को वैश्विक प्लेटफॉर्म कैसे दिया। कोर्ट ने कहा कि दिशा पुलिस की जांच में सहयोग करती रहें और अदालत की इजाजत के बगैर देश न छोड़ें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। कोर्ट ने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो दबे ना और जिन्हें कोई बाधित ना कर पाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में साजिश साबित करना आसान काम नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि और मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। सत्ता के दलदल से निकली हर दलील उसी दलदल में जा फंसी। 7 दिनों तक जेल में रहकर दिशा ने उन सभी को आज दिशाहीन कर दिया जो उसे आतंकवादी साबित करने के जुनून में विवेकहीन हो चुके थे। यह इशारा है किसान आंदोलन का। वह कृषि कानूनों के विरोध से कहीं ज्यादा सरकार और समाज के विवेक का इम्तिहान ले रहा है। किसी को फंसा देना कितना आसान हो गया था, है भी। कभी पत्रकार, कभी फिल्मकार, जिसे मन है उसके खिलाफ गोदी मीडिया को लगा दीजिए, उलूल जुलूल के आरोप गढ़ दीजिए और जेल में पहुंचा दीजिए। यह खेल खत्म नहीं होगा, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आज इस खेल का भांडा फूट गया। आज के प्राइम टाइम में आप एक और भांडा फूटते हुए देखेंगे। किसानों के बहकाने के मंत्र का पता लगाने के खेल का भांडा। क्या किसानों को बहकाने के इन 2-4 मंत्रों को टूल किट कहा जा सकता है? कई महीने से सरकार कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है। करोड़ों रुपए फूंक कर विज्ञापन दिए गए, प्रधानमंत्री कई भाषण दे चुके हैं और उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता समझ नहीं पाए कि किसानों को समझाना कैसे है। समझ नहीं रहे तो बहकाना कैसे है। सोमवार को गुरुग्राम में बीजेपी की चिंतन शिविर में अध्यक्ष ओपी धनखड़ और मंच की तरफ मुखातिब होकर एक जिज्ञासु कार्यकर्ता ने यह कह दिया, माननीय अध्यक्ष जी, आप वाली बात सही है कि समझाने से नहीं मानेंगे और ना ही समझाने की कोशिश करें, बहकाने पड़ेंगे। बहकाने के 2-4 मंत्र और दे दो ताकि बहका सकें। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह आप वाली बात सही है। यह समझाए तो कोई ना मनर ना समझने की कोशिश करते, बहकाने पड़ेंगे जी। बहकाने के 2-4 मंत्र और दे दो जो को ना बहकावा। अब इस तरह के वीडियो सामने आएंगे कि किसानों को बहकाने के मंत्र दे दिए जाएं तो किसानों के लिए समझना और मुश्किल हो जाएगा। वे यही पता लगाते रहेंगे कि समझाने के नाम पर बहकाया जा रहा है या बहकाने के नाम पर समझाया जा रहा है। इस वीडियो से पता चलता है कि आम कार्यकर्ता खुद को कितना मुश्किल में पा रहा है। उसे भी बहकाने के टूल किट की जरूरत है। किसान आंदोलन को बहकाने के कितने प्रयास हुए लेकिन बहकाया नहीं जा सका। ऐसा नहीं है कि किसान सचेत नहीं है। पश्चिम यूपी की तमाम महापंचायतों में 2013 के दंगों की बात हो रही है और अफसोस जाहिर किया जा रहा है। इसी संदर्भ में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सभी किसान अपने घरों में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाएं और सभी मजदूर अपने घरों में चौधरी छोटू राम के फोटो लगाएं। 19 फरवरी को हिसार के बरवाला में दलित सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, पूंजीपतियों से है। सरकार जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर लड़वाती आई है। इन साजिशों को समझना होगा। इन बयानों से लग रहा है कि किसान नेता उन सभी पहलुओं के बारे में पहले से सोच रहे हैं जिनके सहारे किसी आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। गुरनाम सिंह ने मजदूरों से कहा कि यह देश की आर्थिक आजादी बचाने का धर्म युद्ध है। वे भी किसान आंदोलन का साथ दें। 22 फरवरी को सोनीपत के खरखौदा ब्लॉक में किसानों की पंचायत में सभी जाति के लोग शामिल हुए। इसका मतलब है कि किसान अपने आंदोलन को हर तरह से जोड़कर रखने के प्रयास में जुटे हैं। किसान आंदोलन में यह भी तय हुआ है कि 27 फरवरी को
गुरु रविदास जयंती के मौके पर मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। 27 फरवरी को शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी। इसका मतलब है कि किसान आंदोलन खुद को हर तरह से जोड़ जोड़कर व्यापक बनाने में लगा हुआ है। हम अपील करते हैं कि जैसे इन भाइयों ने हमारा साथ देने का आज ऐलान किया है, इसी तरह से हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे और जिस भाईचारे को बीजेपी तोड़ना चाहती है वो भाईचारा और छोटे भाई और बड़े भाई जैसा आपस में रिश्ता निभाना है। बहकाने के मंत्र से अच्छा होता सम्मान के साथ संवाद का मंत्र खोजा जाता और उसी पर यकीन रखा जाता। सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव देकर लगता है कोशिशें अब छोड़ दी हैं और अपने सांसदों कार्यकर्ताओं पर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि वे गांवों में जाकर किसानों को समझाएं। जिस काम में बड़े बड़े नेता मंत्री फेल हो गए हैं उस काम में कार्यकर्ताओं को पास होने के लिए भेजा जा रहा है। बीजेपी के नेता खाप के प्रधानों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को बीजेपी सांसद संजीव बलियान शामली गए खाप के नेताओं से मुलाकात करने, प्रधानों से। बुढ़ियान खाप के बाबा सचिन कालखंडे ने मिलने से इनकार कर दिया तो यहां इस गांव में बत्तीसा खाप के प्रधान चौधरी बाबा सूरजमल से कृषि कानूनों पर बात करने पहुंचे, लेकिन यहां संजीव बालियान को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी के विरोध में नारे लगाए गए। जब लोगों को पता चला कि संजीव बालियान आने वाले हैं तो गांव के रास्ते को ट्रैक्टर ट्रॉली से बंद कर दिया गया। किसी तरह से उन्हें हटाकर सांसदों का काफिला गांव में प्रवेश किया, लेकिन बीजेपी के विरोध में नारे तब भी लगे। नारेबाजी के दौरान संजीव बालियान और ग्रामीणों में नोकझोंक हो गई। पश्चिम यूपी में बीजेपी के नेताओं को लेकर नारेबाजी कोई दूसरा रूप ना ले ले, इससे नुकसान किसान आंदोलन को ही होगा। उन पर हिंसा के आरोप लगेंगे, जैसे कि पहले भी हो चुका है। इस वक्त में जब पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन और महापंचायतों की सक्रियता उभार पर है, बीजेपी नेताओं के व्यक्तिगत मुलाकात जैसे कार्यक्रमों की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दूसरी तरफ यही किसान आंदोलन के लिए भी मुश्किल पैदा करेगा। सोमवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव सोरम में विरोध ने तनाव का रूप ले लिया। भाजपा सांसद संजीव बलियान और उनका काफिला सोरम गांव में एक 13वीं में शामिल होने पहुंचा था। किसान पंचायतों में ऐलान हुआ कि 13वीं में बीजेपी के नेताओं को नहीं बुलाया जाए। संजीव बलियान के आते ही किसान जय जवान जय किसान, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। बस किसानों पर लाठी डंडों से हमला हो गया, जिसमें 6-7 किसान घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि भाजपा सांसद संजीव बलियान के लोगों ने हमला किया, जबकि संजीव बलियान ने ट्वीट किया है कि लोक दल के नेताओं ने उनके साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की, जिस पर स्थानीय निवासियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और भगा दिया। इसके बाद सोरम गांव में पंचायत हुई चौपाल पर और ग्रामीणों द्वारा फैसला किया गया कि शाहपुर थाने पहुंचकर उसका घेराव करेंगे। संजीव बलियान के समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे, जो संजीव बलियान के ट्वीट से अलग ही स्थिति बताती है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह सोरम गांव गए। उनकी इस यात्रा को इस तरह प्रचारित किया गया कि 83 साल की उम्र में भी अजीत सिंह किसानों के बीच आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों के साथ गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने 27 लोगों पे एमएसपी। आखिर जब कोई आएगा मंत्री तो क्या किसान उससे नहीं पूछेगा हमारे गन्ने का काम कब मिलेगा? तो उस पर हमको नाराज होने की क्या जरूरत है? और अगर वो जवाब नहीं देंगे, भैया राजनीति में गलत काम करोगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद सब तरह के नारे लगेंगे। उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनकी पिटाई करोगे। आप सुनिए या जवाब दे दीजिए, सेटिस्फाई कीजिए लोगों से, बात कीजिए लोगों से। क्या पश्चिम यूपी में तनाव की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? बेहतर है किसान और बीजेपी दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे के विरोध करने के तरीके कुतर्क और तनाव में बदलते चले जाएं। बच्चे पर ना पैसे, मर भिक्षे तक के न पैसे, तुम घूमो हवाई जहाज में मोदी जी तेरे राज में। शायद नरेश टिकैत इस बात को समझ रहे हैं। 22 तारीख को बुलंदशहर की महापंचायत में नरेश टिकैत ने कहा कि किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जाना जारी रखें और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं।
सरकार आंदोलन में हिंसा चाहती है और हिंसा की पूरी आशंका है। आंदोलन को हिंसा से दबाने की सबसे पहली कोशिश सरकार ने की। आगे भी ये कोशिश जारी रह सकती है, लेकिन आंदोलन में हिंसा नहीं होने देंगे। समाधान की क्या उम्मीद है? कोई बातचीत का फिलहाल नहीं, समाधान तो एक तो बताओ, समाधान तो सरकार के हाथ में है। एक व्यवहार कुशलता से बातचीत हो सके, बिगड़ते बिगड़ती बात बन जा, अच्छे तरह से व्यवहार कुशलता से बात करो, ठीक है। किसानों को सम्मान दो, किसानों को जो है बेइज्जती लग रही करो। अभी माहौल ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं, इसमें कहाँ होगा, अभी बातचीत का माहौल नजर नहीं है। भी नहीं। आज सिंघू बॉर्डर पर पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। शहीद भगत सिंह के परिवार के सदस्य इस मौके पर आमंत्रित किए गए और सम्मानित किए गए। 1907 में ब्रिटिश सरकार 3 किसान विरोधी कानून लेकर आई थी। 2 कानून का संबंध राजस्व की वृद्धि से था और एक का जमीन अधिग्रहण से। बीबीसी हिंदी में प्रोफेसर चमन लाल लिखते हैं कि अजीत सिंह ने इन कानूनों के विरोध में पंजाब में सभाएं करनी शुरू कर दी और इन सभाओं में लाला लाजपत राय को भी बुलाया जाने लगा। भाषण देने के लिए अजीत सिंह पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए। आंदोलन इतना जोर पकड़ा कि कानून रद्द करने पड़े। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को बर्मा की जेल में भेज दिया गया। लोकमान्य तिलक ने सूरत में अजीत सिंह को किसानों का राजा कहकर एक ताज पहनाया था। उन्हीं की याद में आज के दिन को किसान के आत्मसम्मान के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह के परिवार से जुड़े अभय संधू, तेजी संधू, अनुप्रिया संधू और गुरजीत कौर को सम्मानित किया गया। किसान इस आंदोलन को उस आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रामीण जीवन में पगड़ी स्वाभिमान का प्रतीक है। आज उसी पर हमला हो रहा है। सहजानंद सरस्वती 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े किसान नेता थे। 22 फरवरी को उनका जन्मदिन था। आज उन्हें भी याद किया गया। किसानों से कहा गया कि वे अपनी अपनी पगड़ी पहनकर आएं जो उनके इलाके में पहनी जाती है। ਅਸੀਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती को याद करना, दीन बंधु सर छोटू राम को याद करना सामान्य घटना नहीं है। किसान आंदोलन को यह बात समझ आ गई है कि आंदोलन लंबा चलेगा, उसे कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरना है। इसलिए वे अपने प्रतीकों के चुनाव में काफी सावधानी बरत रहे हैं, उसे व्यापक भी बना रहे हैं। उन प्रतीकों की स्थापना कर रहे हैं जिनका संबंध खेती किसानी से रहा है। ऐसा नहीं है कि सर छोटू राम को लोग भूल गए थे, बल्कि याद करने की औपचारिकता से निकालकर उन्हें वापस लोगों की स्मृतियों में स्थापित किया जा रहा है और आंदोलन का चेहरा बनाया जा रहा है, जिंदा किया जा रहा है। सौरभ ने सर छोटू राम के गांव गढ़ी सांपला में उनके बारे में पता की और जानना चाहा कि वो क्यों जरूरी बन गए हैं। सर छोटू राम किसानों के लिए इसलिए अहमियत रखते हैं क्योंकि छोटू राम ने ही जमींदार तबके की पूरी जमीन गिरवी रखी हुई थी, उससे साहूकारों से चंगल से छुटवाया था और जमींदारों के लिए ऐसी व्यवस्था की थी ताकि जमींदार वर्ग है जो खुशहाली से जिंदा रह सके। उसकी ही बदौलत है कि आज हम हैं जो इतने खुशहाल हैं। छोटू राम की ही सबसे बड़ी देन ये है कि पहले जमींदार पूरा साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ था और साहूकारों से ही छोटू राम ने पीछा छुटवाया था। उसके बाद मंडी और कोऑपरेटिव व्यवस्था, मार्केट कमेटी व्यवस्था छोटू राम की देन है हिंदुस्तान के अंदर। फिर उसने एक कानून बनाया कि जो भी साहूकार अनाज खरीदेगा वो मंडी के अंदर दुकान ले, मार्केट कमेटी का लाइसेंस बनवाए और बोली लगाएगा, वही जमींदार अनाज खरीद सकता है। अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने रोहतक के सांपला गांव में, इसी गांव में दीन बंधु सर छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण किया। तब प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री के बयानों को ट्वीट करते हुए लिखा कि चौधरी साहब ने किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए
कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम बनाया था। हमारी सरकार ने भी पीएम आशा शुरू किया है। इसके तहत सरकार ने यह प्रबंध किया है कि अगर किसान को समर्थन मूल्य से कम कीमत बाजार में मिल रही है तो राज्य सरकार भरपाई कर सके। प्रधानमंत्री ने तो यही कहा ना कि अगर किसान को समर्थन मूल्य से कम दाम मिलेगा तो राज्य सरकार भरपाई करेगी। यानी प्रधानमंत्री भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे? यही तो आज किसान कह रहे हैं कि दीजिए। जब मेरे भाई राहुल गांधी ने संसद में 215 शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन मांगा तो सारा विपक्ष खड़ा हुआ, एक सांसद खड़ा हुआ, लेकिन इस सरकार का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ, अपनी जगह बैठा रहा। यही आदर है आपके लिए। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक कायर प्रधानमंत्री भी हैं। भगवान श्री कृष्ण इस सरकार का अहंकार भी तोड़ेंगे। इस सरकार को भी भगवान कृष्ण की वाणी सुनाई देगी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। मथुरा की महापंचायत में प्रियंका ने अपने भाषण में उन्हीं प्रतीकों को चुना जिन प्रतीकों का चुनाव कभी या आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उनके ही प्रतीकों और तेवरों से प्रियंका गांधी ने घेरना शुरू किया। कहा कि ब्रज क्षेत्र की गौशालाओं का बुरा हाल है, गौ वंश को ना चारा मिल रहा है ना पानी। सरकार ने गौशालाओं के नाम पर 200 करोड़ दिए, वो कहां गए? यहां 90 दिनों से किसान अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनकी पिटाई की लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की। प्रियंका गांधी कृषि कानूनों के अलावा गन्ने के बकाया भुगतान और आलू किसानों के दाम न मिलने का मुद्दा भी उठा रही हैं। क्योंकि ये कानून किसी किसान ने नहीं बनाए हैं, किसी नोटों की खेती करने वाले ने इन कानूनों को बनाया है। गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना, मक्के, सब्जियों की खेती करने वाले ने नहीं बनाया ये कानून। ये कानून नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है और ये कानून उन्हीं के लिए बना है। ये कानून सिर्फ उन अरबपतियों के लिए बना है। भाजपा सरकार ने बेचने की ऐसी भांग डाली है कि कल को कुछ नहीं पता। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, इसी को न बेचने की कोशिश करें। प्रियंका गांधी जब भाषण दे रही थी तभी राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद नाम की संस्था के लोगों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। मामला था कि बलात्कार की शिकार एक पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी खुद उन लोगों को मंच पर ले आईं। अरे सुनो, रोको, ये दीदी नीचे आ रही है, कृपया रोकें। उधर हरियाणा के करनाल में जेल में बंद नवदीप कौर से मिलने आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल चीमा, सरबजीत कौर मनुके और नेता अनमोल गगन मान पहुंचे। कोरोना के कारण इन्हें मिलने नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि मार्च के महीने में पंजाब में किसान महासम्मेलन करेगी। बाघा पुराना में एक महारैली होने जा रही है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। पुडुचेरी में कांग्रेस विश्वास प्रस्ताव हार गई, सरकार चली गई। किसान आंदोलन जितना भी एकजुट दिखने की कोशिश करे उसका सामना अंतर विरोधों से हो ही जाता है। आज पंजाब में इसका एक रूप दिखा। लाल किले की घटना के मामले में दिल्ली पुलिस जिस लखा सिधाना की तलाश कर रही है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित है, वो आज पंजाब की एक रैली में दिखा। बठिंडा के महराज में एक रैली बुलाई गई थी। महराज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव भी है। इसी के करीब है लखा सिधाना का गांव सिधाना। किसान मोर्चा ने दीप सिद्धू और लखा सिधाना से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन पंजाब में इन्हें काफी समर्थन मिल रहा है, खासकर नौजवानों के बीच। महराज की इस रैली में सिधाना ने मांग रखी कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया जाए। आज की इस रैली में नौजवानों की भीड़ देखी गई। इस रैली की घोषणा के बाद से बताया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति बना ली है
ताकि सिधाना को गिरफ्तार किया जा सके। यहां तक कि दिल्ली पुलिस की टीम भी बठिंडा में मौजूद थी। मोहम्मद गजाली ने बताया कि इसके बावजूद लखा सिधाना ने इस रैली में भाषण दिया, उसके जिंदाबाद के नारे लगे और सारी तैयारी के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। लखा सिधाना ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी, पर पुलिस जब गई थी तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसका जवाब आएगा भी नहीं। आता तो बेहतर रहता। आज किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली है। किसान आंदोलन कह सकता है कि उसकी बात करने वाला अब आतंकवादी नहीं कहा जाएगा। इसके लिए बेंगलुरु की एक लड़की दिशा ए रवि ने कुर्बानी दी है। भारत की आबो हवा की चिंता करने वाले इस लड़की ने 7 दिनों तक बिना किसी गुनाह के सजा काटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दम पर राजनीति करने वाले रिश्तेदार और समाज के लोग आज उस दिशा से नजरें चुरा रहे होंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और जज की, जिन्हें खतरा है अपनी ही पुलिस से। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस पर हटा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जज ने जिला सत्र न्यायाधीश को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आशंका जताई है कि भविष्य में उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जज कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहे हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय को आदेश दिया गया है कि संबंधित मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके अंतर्गत हटा एसडीओपी को संबंधित मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करना था। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। क्या मध्य प्रदेश में न्यायाधीश तक सुरक्षित नहीं है? दमोह जिले के हटा की इस अदालत ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसी और ने नहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस पर झूठे आरोप लगाने, अप्रिय घटना कराने की आशंका जताई है। एक मौजूदा न्यायाधीश को लिखना पड़ रहा है। हालांकि ये भी बात है कि पुलिस की तरफ से भी जो एसडीओपी हैं उन्होंने भी एक शिकायत दी है और उनका कहना है कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने उनको अपमानित किया है और उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। उनको कोर्ट रूम में बुलाकर कई घंटों तक खड़ा रखा गया। इस तरह की शिकायत उन्होंने भी की है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने न सिर्फ स्वयं पर पुलिस द्वारा भविष्य में गंभीर मिथ्या आरोप लगाने और कोई अप्रिय घटना करने की आशंका जताई, बल्कि ऑर्डर शीट में लिखा जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं, इसकी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है, मगर अभियुक्त गण अत्यधिक प्रभावशाली और राजनीतिक होकर उनके खिलाफ माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को आवेदन कर चुके हैं, जिसे जिला न्यायाधीश ने मिथ्या पाया और आवेदन निरस्त भी कर दिया। लेकिन अब अभियुक्त गण पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत दबाव बना रहे हैं। पुलिस अधिकारी भविष्य में उनके खिलाफ गंभीर मिथ्या आरोप लगा सकते हैं और कोई अप्रिय घटना की जा सकती है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपेक्षा सत्र न्यायाधीश से की। इस ऑर्डर शीट में जो बातें लिखी हैं वो किसी भी व्यवस्था को शर्मसार कर दे। अदालत बीएसपी विधायक रामबाई, जिनके पति का नाम गोविंद सिंह है, वो कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी हैं, उस मामले की सुनवाई कर रही है और उसी सुनवाई में उसने ये ऑर्डर शीट लिखी है। हालांकि जब पथरिया विधायक से इस संबंध में हमने सवाल पूछा तो वो मीडिया से ही प्रमाण मांगने लगी। कहा जज पर कोई दबाव नहीं चलता। जिसने लगाया उधर ही जाके पूछे। आपका कोई दबाव है? आप बताइए, किसी न्यायाधीश पे किसी का आज तक दबाव चलता है? कोई ऐसा इस भारत में कि जो न्यायाधीशों के लिए दबा सके? न्यायाधीश बहुत बड़ी ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है और ऐसा कभी हुआ है इस संसार में, भारत में? बताइए आप। तो आपके पति पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मेरे पति पे काय का इल्जाम लगाया है? कोई प्रमाण आपके पास? सरकार कह रही है कांग्रेस के राज में अपराधी बेलगाम थे, उनके राज में सब सीखचों के पीछे होंगे। जहाँ तक सवाल है कानून का, तो वहाँ कानून सब जगह अपना काम कर रहा है, कहीं कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन सर वो ऑर्डर शीट में एसपी का, एडिशनल एसपी सबका नाम लिख रहे हैं कि इन लोगों की वजह से कभी मुझे फंसा सकते, मेरे साथ कुछ अप्रिय हो सकता है। हमारे पास अभी तक ऑर्डर शीट आई नहीं है, पर आएगी तो जरूर संज्ञान लेंगे।
बहुजन समाज पार्टी के विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह, विधायक जी के पति पर 17 से अधिक मामले दर्ज हैं। 2019 में फरारी में वो विधानसभा में टहलते नजर आए थे, लेकिन गिरफ्तारी के बजाय उन पर इनाम हटा दिया गया। 12 जुलाई 2019 को बीएसपी विधायक रामबाई विधानसभा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी अपने रिश्तेदारों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाना चाहती थीं। स्पीकर ने इजाजत नहीं दी तो आंसू निकल पड़े। 18 जुलाई 2019 को हंसी खुशी अपने पति को विधानसभा घुमाने ले आईं, जिनको कुछ दिनों पहले तक पुलिस फरार बता रही थी, जिन पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या में 25,000 रुपए का इनाम था। विधानसभा में टहलते हत्या के आरोपी पति ने बता दिया कि मुख्यमंत्री ने मामले में जांच करके खात्मा लगाने का आश्वासन दिया है। अगले दिन विधानसभा में रामबाई के सुर भी बदल गए। मीडिया से सवाल करने लगी कि उन्हें दमोह जाकर हत्या की कड़ियां ढूंढनी चाहिए। उस वक्त कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि सरकार को बचाना था। कांग्रेस के मंत्री तो क्लीन चिट दे रहे थे। 17 मामलों के आरोपी अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं की हत्या का आरोप झेल रहे शख्स को। रामबाई ने दिया कि मेरे पति यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, इस क्षेत्र में नहीं थे, जिसके पुख्ता प्रमाण, तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज, तमाम सारी बातें उन्होंने जब पुलिस को दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद नाम हटाया है। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने क्या कहा था वो भी सुनिए। जिस प्रकार का संख्या बल है दोनों दलों में, अपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में, एक एक विधायक का महत्व है और इस कारण से कुछ ऐसी बातें मानी जा रही हैं कि जो मैं मान के चलता हूं कि पहले कभी नहीं मानी गई। हालात ये थे कि हटा में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। आरोप लगाया गया था कि सरकार बचाने के लिए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्या के आरोपियों को कमलनाथ बचा रहे हैं। न्याय दिलाने में सहयोग कीजिए। जब सरकार थी तो आरोपी को बचाने के आरोप लगे। अब कांग्रेस कह रही है मामले को सदन में उठाएंगे। ये जो मुद्दा आप कह रहे हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर न्यायपालिका के मुख्य पदों पर बैठे हुए हमारे जज महोदय को ऐसा लगेगा कि उनकी जान को खतरा है, पर आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लें, अराजकता की स्थिति है। लगातार राजधानी में भी बलात्कार हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 हो गया। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा सरकार को करना चाहिए और एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते इस मामले को हम लोग सदन में उठाएंगे। 15 मार्च 2019 को बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र चौरसिया की हटा में हत्या कर दी गई थी। इसमें 7 मुख्य आरोपी समेत कुल 28 आरोपी बनाए गए थे। इसमें पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह का नाम भी था। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाठक की हत्या के मामले में तो निचली अदालत ने गोविंद सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी। फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। रामबाई पहले कांग्रेस के सरकार में अंक गणित के हिसाब से जरूरी थी, इसलिए उनके पति पर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे आरोप लगे। अब वो बीजेपी को समर्थन देने की बात कहती रही हैं। सरकार कानून व्यवस्था के पक्ष में चाहे लाख दलीलें दे, लेकिन अगर कोई मौजूदा न्यायाधीश अपने फैसले में खुद पर खतरा जताता है तो समझना चाहिए कि हालात कितने गंभीर हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और दमोह से आजम के साथ अनुराग वारी, एनडीटीवी इंडिया। कहीं पुलिस फर्जी फंसा देती है, कहीं पुलिस से जज को ही खतरा है। ये क्या पुलिस है? आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।